Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 22 मार्च 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बेतुल प्लेट्यू को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आज हर एक व्यक्ति को जो कि इस वीडियो को देख रहा है उसको इसका आंसर देना ही होगा। काफ़ी बार हमने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। क्वेश्चन बोलता है हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। एग्जैक्टली अगर हम बात करें एक बैरल के अंदर कितने लीटर होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए 131 लीटर्स, ऑप्शन बी 159 लीटर्स, ऑप्शन सी 257 लीटर्स या फिर ऑप्शन डी 321 लीटर्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज चेकआउट करने की यहाँ पर नौबत पड़ेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने काफ़ी बार देखा है इसको, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अदरवाइज़ यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर देने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में बात की गई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को लेकर। तो अगेन जब दो कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सिंपल सा इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, पहले तो हम लोग न्यूज़ समझते हैं। देखो कल के दिन जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, साथ ही साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक वर्चुअल समिट हुआ है। वर्चुअल समिट बोले तो यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब जब डिस्कशन हुआ तो कुछ ना कुछ मुद्दे उठाए होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक मुद्दे के ऊपर मेजर फोकस दिया है, वो है इंडो पैसिफिक वाला रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को हम लोग ओपन, सिक्योर, फ्री रीजन बनाएंगे, इसको लेकर डिस्कशन किया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी निकल कर आया है कि हम नहीं चाहते कि जैसा आज के टाइम पर यूक्रेन में देखने को मिल रहा है वैसा कुछ कहीं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, बहुत सारे जो नए लोग होंगे, इंडो पैसिफिक रीजन है क्या, हमें ये भी बता दो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इधर आपको इंडियन ओशन नज़र आएगा, इधर पैसिफिक ओशन नज़र आएगा। इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से जानते हैं। तो इधर आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में मीटिंग हुई है। इस रीजन को यहाँ पर फ्री सिक्योर बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा हम लोग देख पाते हैं कि चाइना का एग्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। और क्या डिस्कशन क्या है, तो एक तो इंडो पैसिफिक वाला टॉपिक उठाया, साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके ऊपर जोर दिया गया कि ये क्या करें, ये कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से जो लीडरशिप है वो दिखाएं, इस पूरे के पूरे क्वाड ग्रुप को लेकर अपनी लीडरशिप को प्रोवाइड करवाएं। तो क्वाड ग्रुप के बारे में भी चर्चा की गई है। क्वाड ग्रुप क्या है ये आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पर इसका नाम है। इसके अंदर आपको 4 देश देखने को मिलेंगे। 4 देश कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया है, इधर जापान देखने को मिलेगा, इधर यूएस हो गया और इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक शेप है, आप कह सकते हो कोई शेप होती है जिसके यहाँ पर 4 किनारे होते हैं, उसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया।
क्लियर हुआ, ये इन्फॉर्मेशन दी गई। साथ ही साथ और क्या बताया गया कि देखो हम लोग देख पा रहे हैं कि 24 फरवरी से क्या हो रहा है कि रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, और उसके बाद से अभी तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई बातचीत हुई नहीं थी, तो तब से अब यहाँ पर पहली बार बातचीत हो रही है। इससे पहले एक बार क्वाड के बीच में डिस्कशन हुआ था, इमरजेंसी मीटिंग बैठाई गई थी, मैंने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल। लेकिन देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है। तो आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इनफैक्ट एक एडिटोरियल आया है जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति ने खुद लिखा हुआ है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और आर्टिकल है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस भी बता दूंगा कि कैसे लिखने हैं और क्या रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन की किसी भी बुक के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, तो वो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे पेज नंबर 1 पर ही है। यहाँ पे आप ये जो आर्टिकल है इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपने थंबनेल से, है ना। थंबनेल जो बनाया है वो इसी आर्टिकल को लेकर बनाया गया है। हुआ क्या है कि चाइना के अंदर कल एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है। देखो चाइना में पिछले 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा प्लेन क्रैश वाला केस निकल कर आया नहीं था। हालांकि इंडिया में भी काफ़ी लंबे समय हो चुका है प्लेन क्रैश का केस निकल कर नहीं आया है, लेकिन चाइना में कल एक इंसिडेंट होता है जहां पर चाइना का जो बोइंग 737 है, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन यहाँ पर चलाती है इसको, बोइंग 737 को, तो ये प्लेन हो जाता है क्रैश। इसके अंदर 132 पीपल्स होते हैं ऑन बोर्ड, इनकी भी डेथ हो जाती है। मतलब जितने भी लोग होते हैं प्लेन में सबकी डेथ हो जाती है। और ये प्लेन आप देख पाओगे किस प्रकार से एक माउंटेन में क्रैश हुआ है, ये वीडियो निकल कर आई है। ये प्लेन कहाँ पर हिट हुआ है, तो ये गुआंगची करके एक प्रोविंस है चाइना के अंदर, वहाँ पर ये हिट होता हुआ नजर आया है। क्लियर हुआ, तो अभी जो बोइंग 737 है, ठीक है, ये ध्यान रखना नाम बोइंग 737 वाला ये प्लेन है। हालांकि इसको दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, सॉरी दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर चलाती हैं। यूएस की कंपनी है बोइंग, इंडिया के पास भी आपको बोइंग के प्लेन देखने को मिलेंगे। और इन्हीं चीज़ को देखते हुए क्या हुआ है, भारत ने एक सर्विलांस को बैठाया कि भाई जो भी हमारी बोइंग 737 वाले प्लेन्स हैं उन सब के ऊपर एक तरीके से सेफ्टी को देखा जाए अच्छे से, उसके बाद ही हम लोग अपने प्लेन्स को ऑपरेट करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो नहीं चाहते कि आने वाले टाइम पर कोई दूसरा इंसिडेंट देखने को मिले। क्लियर हुआ, ये एक छोटा सा आर्टिकल था। तो इसमें से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर नहीं आती है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो, लेकिन दुनिया भर में इस खबर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है कल से ही, तो आपको भी पता होना चाहिए। आने वाले टाइम पर एडिटोरियल के अंदर या कहीं पर भी इसको लेकर डिस्कशन हो सकता है। ओके, नाउ आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। एक ज़बरदस्त आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर यूपीएससी पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है और पॉसिबिलिटी है कि और भी क्वेश्चन पूछे जाएं। हुआ क्या है यहाँ पर कि जो तेल के दाम है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसके पीछे का एक रीज़न है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि रशिया एक वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर भी है कच्चे तेल का और एक्सपोर्टर भी है। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर काफ़ी हलचल मची हुई है। ऑयल के प्राइसेस को लेकर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं। मंडे की अगर हम लोग बात करें तो ऑयल के दाम यहाँ पर $6 से बढ़ते हुए नजर आए, और अभी जो ब्रेंट क्रूड है इसका जो दाम है वो लगभग यहाँ पर आपको $114 पर बैरल देखने को मिल जाएगा। ये दाम पहुँच चुका है, जो कि बहुत कम हुआ करता था एक टाइम पर, आज के टाइम पर ये इतना दाम पहुँच चुका है। बैरल क्या होता है मैंने भी आपको बताया, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बैरल, एक बैरल के अंदर अप्रॉक्स 129 लीटर्स के आसपास का अमाउंट देखने को मिलता है। तो ये इतने रुपए का आपको इतना तेल देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर ये मार्केट के अंदर पैसा बढ़ चुका है, इसके प्राइस बढ़ चुके हैं। और बोला जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में और भी बहुत सारे इंक्रीमेंट हम लोग देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे तेल के जो दाम है वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर एक वर्ड सुना होगा ब्रेंट क्रूड, ठीक है। अब ये ब्रेंट क्रूड का मतलब क्या है, ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़े हैं। तो देखो जो तेल होता है जो दुनिया भर में यहाँ पर खरीदा बेचा जा रहा है वो दो प्रकार का है। एक होता है ब्रेंट क्रूड और दूसरा होता है WTI। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि यूपीएससी इसको भी लेकर एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था 2011 के अंदर कि अगर हम दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस को लेकर देखें तो जो ये ब्रेंट क्रूड है ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ब्रेंट क्रूड है क्या, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ आखिरकार ये ब्रेंट क्रूड और WTI के बीच में डिफरेंस है क्या। देखो तेल दो प्रकार के आपको पता चल गया। अगर हम लोग बात करें ब्रेंट क्रूड की, तो ये जो ब्रेंट क्रूड वाला तेल है
ये कहाँ से लिया जाता है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका सोर्स आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो शेटलैंड आइलैंड्स हो गए, नॉर्वे हो गया, इसके बीच वाला जो रीजन है, यहाँ से काफ़ी हद तक ये ब्रेंट क्रूड प्रोड्यूस किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी अरेबियन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो अरब नेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ये सब यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं। और ये जो ब्रेंट क्रूड है ये हम लोगों को मिलता है, हम लोग ज़्यादातर ब्रेंट क्रूड को ही परचेज़ करते हैं। तो एक तो ब्रेंट क्रूड हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग WTI के नाम से जानते हैं। WTI वाला जो तेल है वो US से निकलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है टेक्सास, तो टेक्सास वर्ड से आप समझ सकते हो कि हाँ US की ऑयल फील्ड्स हैं, US से यहाँ पर इस तेल को निकाला जाता है। प्राइमरीली टेक्सास हो गया, लुइसियाना हो गया, नॉर्थ डकोटा हो गया, तो ये सारे रीजन हैं जहाँ से तेल को प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो दो तेल हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट हो गया और आपको क्लियर भी हो गया। नाउ अब बात करते हैं इनके बीच में आखिरकार एग्जैक्टली और क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, जो दोनों ही तेल हैं वो काफ़ी हद तक हल्के आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो ये ब्रेंट वाला है जिसको हम लोग परचेज करते हैं वो थोड़ा सा भारी देखने को मिलता है, इसकी API ग्रेविटी ज़्यादा होती है। API ग्रेविटी क्या, ये है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के तौर पर एक तरीके से उन्होंने इसके मेजरमेंट के लिए कुछ चीज़ें बता रखी हैं। तो ये बताता है कि हाँ तेल का कितनी थिकनेस है, उसकी डेंसिटी क्या है। तो यहाँ पर जो ब्रेंट वाला है वो थोड़ा सा यहाँ पर उसकी API ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो WTI होता है यहाँ पर लोअर सल्फर कंटेंट होता है, और ब्रेंट वाला जो होता है इसके अंदर सल्फर ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ब्रेंट वाले में सल्फर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, सल्फर ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो ये ब्रेंट क्रूड है ये आप लोग देख पाओगे, इसके जो प्राइसेस वगैरह हैं वो सब सेट किए जाते हैं ओपेक के थ्रू। जो भी हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ही यहाँ पर ज़्यादातर प्रोड्यूस करती हैं, उसके बाद हम लोगों को बेचती हैं। इंडिया भी जो ज़्यादातर है ओपेक कंट्रीज़ है इस ब्रेंट वाले तेल को ही परचेज़ करता है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड है ना ये हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। जो US से हम लोग मंगाएंगे वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ब्रेंट वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। शिपिंग का कॉस्ट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। होता क्या है, जब US वाला जो तेल है ना इसको यहाँ पर बीच में से निकाला जाता है, टेक्सास के बीच में जो लैंडलॉक एरिया है वहाँ से निकालेंगे, फिर समुद्र के किनारे जहाज़ तक लेकर जाया जाएगा, जहाज़ में लोड किया जाएगा, फिर वहाँ से किसी कंट्री में जाएगा तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग लगेगा। लेकिन ये जो हमारा ब्रेंट वाला होता है ये डायरेक्टली यहाँ पर समुद्र के किनारे इसको माइनिंग की जाती है, इसको निकाला जाता है और डायरेक्ट यहाँ पर शिप के अंदर डालकर इसको वापस से भेज दिया जाता है जिस कंट्री के अंदर यहाँ पर जो भी ऑर्डर आता है। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आना चाहिए ब्रेंट क्रूड और WTI को लेकर। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया 2011 के अंदर, जो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, आखिरकार ये क्या है, इसको लेकर काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। बिल्कुल सही है, हाँ भाई एक कच्चा तेल ही है ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ सोर्स फ्रॉम नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से आपको देखने को मिलेगा, अभी हमने पहला स्टेटमेंट यही पढ़ा था तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा इट डज़ नॉट कंटेन सल्फर, तो यहाँ पर बात की गई है क्या इसके अंदर सल्फ़र नहीं होता, तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, इसके अंदर सल्फ़र होता है, ठीक है। जो WTI है जिसके अंदर सल्फ़र का कंटेंट कम होता है बट इसके अंदर सल्फ़र होता है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, ये बी वाला 1 और 2 ओनली, ठीक है। पहला और दूसरा वाला सही हुआ तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इसी को लेकर जो बैरल वाला क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा है, तो आपको उसका आंसर तो देना ही देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताए रखा है कि देखो एक बैरल के अंदर 129 लीटर्स के आसपास होता है। काफ़ी बार मैंने इसको लेकर एक पिक्चर आपको सेंड कर रखी है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से UPSC पूछ चुका है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपको क्लियर होने के साथ साथ आप देख पाओगे आज के टाइम पर जो तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो इंडिया के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। हम लोग लगभग 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो US चाइना के बाद इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंज्यूमर के तौर पर देखा जाता है, खासकर तेल को लेकर। साथ ही साथ उसके बाद बात करें, जो ऑयल की डिमांड है हमारे कंट्री के अंदर वो साल ब साल लगातार इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है। और उसके बाद आने वाले टाइम पर देखो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आने वाले टाइम पर हो सकता है कि हम लोग 7 मिलियन जो बैरल्स हैं वो यहाँ पर डे का कंजम्पशन की कैपेसिटी रखने लगें। तो आने वाले टाइम पर ये जो कंजम्पशन की कैपेसिटी वो काफ़ी बढ़ सकती है। इंडिया का जो भी इंपोर्ट है, मतलब जितना भी तेल हम लोग परचेज़ कर रहे हैं इसका 85% हम लोग तेल परचेज़ करते हैं अलग अलग 40 देशों से। तो मतलब जितना भी तेल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 85% तेल हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं,
ठीक है, 40 देशों से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से भी आ रहा है, ठीक है, वही जो ब्रेंट वाला है वो WTI भी आता है, लेकिन ब्रेंट वाला यहाँ पर हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और रशिया से भी हम लोग काफ़ी तेल परचेस करते हैं, 2% की जो सप्लाई वो रशिया की साइड से देखने को मिलती है। देखो आज के टाइम पर रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शन लग चुके हैं, तो रशिया के साथ में यहाँ पर ट्रेड के ऊपर भी काफ़ी परेशानी पड़ रही है, ऑब्वियस ही बात है। बट अभी रिसेंटली आपको पता होगा एक अपडेट आ चुका है, वो यह है कि रशिया ने स्पेशल डिस्काउंट पर हम लोगों को तेल दिया है, जो कि हम लोगों ने परचेस करना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही इंडिया ने स्टार्ट किया परचेस करना, उसके बाद US और यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में खड़ी होती हुई नज़र आई हैं कि कहीं ना कहीं भारत रशिया को इस चीज़ में भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इस ऑयल प्राइसेस को लेकर सारे एस्पेक्ट्स और दुनिया भर में क्या विवाद है वो भी क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हमारे प्रेसिडेंट ने अभी जो पद्मा अवार्ड्स हैं जिनका अनाउंसमेंट हो चुका था पहले ही, तो अभी ये पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पद्मा अवार्ड्स अभी दिए गए जो वहाँ पर हमारे जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, आपको पता होगा ये रिसेंटली यहाँ पर ये शहीद हुए हैं, इनको लेकर काफ़ी सारी चर्चा भी हुई थी, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो क्या हुआ, अभी इनको भी ये अवार्ड दिया गया। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं जिनका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो सब अभी दे दिए गए। बिपिन रावत जी को, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, N चंद्रशेखरन हो गए, तो इन सब का जो नाम था लिस्ट के अंदर उन सबको अवार्ड दिए गए। देखो नाम को लेकर अगर हम लोग देखें तो UPSC ने पिछले मतलब सालों में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत सालों में यहाँ पर, इनफैक्ट शुरुआत से देखें तो कोई क्वेश्चन ऐसा नाम को लेकर नहीं है कि हाँ ये अवार्ड स्पेसिफिकली किसको दिया गया। लेकिन अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर ढेरों नाम है, ठीक है, मतलब आप देख पाओगे 100 से ऊपर नाम आपको देखने को मिलेंगे, सब नाम ही नाम भरे पड़े हैं, आप लोग यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नाम सबके ध्यान रखना आपको ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर जनरल बिपिन रावत जी का नाम ज़रूर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? बाकी मैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करता हूं, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। देखो जो ये पद्मा अवार्ड्स है ये हर साल अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी पर, ठीक है। इन अवार्ड्स को लाया गया था 1954 में, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया के अंदर एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की तरह इस अवार्ड को दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस ही बात है, जो भी व्यक्ति है जिन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी हटकर काम किया है तो उनको एक पहचान देने के लिए हम लोग ये अवार्ड को देते हैं। अगर हम लोग कैटेगरीज़ के बारे में बात करें तो ये पद्मा अवार्ड्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर बांटा गया है। 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो जो टॉप पर आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर पद्म विभूषण है, ये एक तरीके से इस पूरे चेन के अंदर हाईएस्ट लेवल पर होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पद्म भूषण आता है, देन उसके बाद पद्मश्री आता है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अवार्ड्स को लेकर, तो ये अवार्ड्स अलग अलग फील्ड्स के अंदर दिए जाते हैं, चाहे वो आर्ट हुआ, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एटसेट्रा, सभी एक्टिविटीज़, सभी यहाँ पर आप कह सकते हो फील्ड्स के अंदर इन अवार्ड्स को दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो रेस हो, ऑक्यूपेशन हो, सेक्स हो, किसी को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल होता है। जो भी हटकर काम करता है तो उनको पहचान देने के लिए हम लोग इस अवार्ड को देते हैं। क्लियर हुआ? अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? तो इसके लिए एक कमेटी को बनाया जाता है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी। ये जो कमेटी है ये यहाँ पर सारी चीज़ें देखती है। देखो ये जो पद्मा अवार्ड कमेटी है इसको बनाया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हर साल, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरी लिस्ट को देखते हैं, फिर देन उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं, देन उसके बाद लास्ट में जो अवार्ड्स है वो प्रेजेंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे मार्च या अप्रैल के महीने में ये अवार्ड्स को दिया जाता है। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है तो अब यहाँ पर ये अवार्ड्स को दिया गया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? ये थी हमारे पास इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारे पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक आर्टिकल आता है ये वाला, स्टार्टिंग मैंने आपके साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर चर्चा करी थी, अब यहाँ पर फिर से एक आर्टिकल आता है कि लगभग 29 स्टोलन एंटीक्विटीज़ है। देखो हमारी बहुत सारी अनोखी चीज़ें थीं, ऐतिहासिक चीज़ें थीं जिसको यहाँ पर चुरा कर ले जाया गया, ठीक है, अलग अलग देशों में यहाँ पर ले जाया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी चीज़ें हमारी चुरा के ले जाई गई हैं, हिस्ट्री से जो रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अभी क्या हुआ है, 29 जो यहाँ पर स्टोलन एंटीक्विटीज़ हैं उनको वापस से इंडिया लाया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से।
तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, आप देख पाओगे यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं इस फोटो के अंदर। जितने भी एंटीक्विटीज़ हैं ये लगभग 9th सेंचुरी के आसपास की देखने को मिलती हैं, तो बहुत पुरानी हैं। तो इंडिया का इतिहास यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से इसको वापस से लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर इसको जब यहाँ पर भेजा गया है। और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देखो जिस जिस स्टेट से ये सामान बिलोंग करता है उस स्टेट के अंदर ये सामान पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एंटीक्विटीज़ हैं यहाँ पे बोला जाता है कि इलीगल तरीके से राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और भी दूसरे राज्यों से निकाल कर ले जाई गई थी अलग देशों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या किया, ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, उनको थैंक यू भी बोला है कि यहाँ पर उनने ये काम करके दिखाया, हम लोग को जो हमारा सामान है खासकर जिससे हमारी हिस्ट्री काफ़ी हद तक रिलेट करती है उसको हमें वापस किया। क्लियर हुआ। देन उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके अकॉर्डिंग बात करें, जो भी ये एंटीक्विटीज़ हैं ये बहुत पुरानी हैं और अलग अलग राज्यों से बिलोंग करती हैं। तो जिन जिन राज्यों से बिलोंग करती हैं उन राज्यों में दे दी जाएगी। और इन सारी एंटीक्विटीज़ को 6 अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर बांटा गया है। जैसे यहाँ पर एक कैटेगरी है शिव जी की, उसके साथ दूसरी कैटेगरी है वर्शिपिंग शक्ति, तीसरी कैटेगरी है लॉर्ड विष्णु जी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऐसी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग काफ़ी सारे एंटीक्विटीज़ को पहले भी लेकर आ चुके थे, ऑस्ट्रेलिया से पहले भी काफ़ी सारे एंटीक्विटीज़ आई हैं, अब फिर से यहाँ पर आप देख पाओगे 29 को और लाया गया। अब इसके साथ साथ आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशंस जो हैं काफ़ी हद तक गहरे होते हुए चले जा रहे हैं। देखो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप कोई सी बुक उठा लो जो भी यूपीएससी के लिए रिकमेंडेड है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वही कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस वाकई में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल कोऑपरेशन को लेकर कि कहाँ कहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का एक मेल मिलाप देखने को मिलेगा। दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलती है। 2009 के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन भी करने लगे हैं। तो आपस में बातचीत करते करते हम लोग आज के टाइम पर एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ चुके हैं। तो 2020 के अंदर हमने इस पूरे प्रोसेस को एक बड़े प्रोसेस के अंदर तब्दील कर दिया कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो कॉम्प्रहेंसिव वे में हुआ करेगी। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन कैसे कैसे होता है, तो दोनों कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो वर्चुअल समिट भी करते हैं, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया। ठीक है, अभी यहाँ पर एक समिट हुआ भी है। साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में। वो एमओयू किस किस चीज़ को लेकर साइन किया गया, इंडो पैसिफिक रीजन को, डिफेंस को लेकर, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, माइनिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसको लेकर काफ़ी सारे अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ ने साइन कर रखे हैं। देन क्वाड लीडर्स के बारे में बात करें तो क्वाड ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। देन उसके बाद डिस्कशन होता है फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये भी एक तरीका है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर हर साल मिलती हैं, डिस्कशन चलता है। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया डिस्कशन करने का, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिस्कशन होते हैं दोनों कंट्रीज़ में, मतलब डायलॉग मैकेनिज़्म, मतलब आपस में बातचीत करने के और क्या क्या तरीके हैं दोनों देश के बीच में उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो हर साल मीटिंग होती है दोनों के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर फ्रेमवर्क डायलॉग भी होता है। जॉइंट ट्रेड कॉमर्स मिनिस्ट्रल कमीशन बैठता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मीटिंग भी होती है। 2+2 मीटिंग का मतलब यह है कि इधर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे और उधर से यहाँ पर दूसरे कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2+2 मीटिंग होती है। प्लस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस पॉलिसी टॉक होता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल बैठता है। डिफेंस सर्विस स्टाफ टॉक होता है। एनर्जी डायलॉग होता है। प्लस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान ट्राइलेटरल डायलॉग भी बैठता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल डायलॉग भी होता है। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया डायलॉग भी होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल डायलॉग भी होता है। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम डायलॉग होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक डायलॉग होता है। ये सारी बातें यहाँ पर मतलब ये जो बताया गया है ये सब अलग अलग तरीके से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर बातचीत करती हैं सालाना में। कभी एक साल में मीटिंग हो रही है, कभी दूसरे साल में मीटिंग हो रही है। तो ये सारी मीटिंग्स होती रहती हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इससे पता चलता है कि हाँ कितने ज़्यादा गहरे रिलेशंस है दोनों देशों के बीच में। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिनिस्ट्रल कमीशन को भी बनाया गया था 1989 में। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर काफ़ी हद तक अपने रिलेशंस को मेंटेन करती हुई चली आ रही हैं। बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करें तो भारत आज के टाइम पर 8वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का। ये डेटा है साल 2019 और 20 को लेकर।
ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है $7.59 बिलियन का और इंपोर्ट यहाँ पर हुआ है $18.65 बिलियन का। तो हमने एक्सपोर्ट क्या क्या किया ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ पर पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम हुआ, उसके साथ यहाँ पर कुछ पर्ल्स हुए, जेम्स हुआ, ज्वेलरी हुआ, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, विमेन क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट करी है। ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट में हमने सबसे टॉप पर कोयला बहुत इंपोर्ट किया है, उसके बाद कॉपर और कंसनट्रेट्स, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट करी है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी फोरम वगैरह भी बैठती है। देन उसके बाद ये तो हुई व्यापार की बात। व्यापार के बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो ये अग्रीमेंट है वो साइन किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2014 के अंदर। फिर ये अग्रीमेंट वर्किंग में आया 2015 से। देन उसके बाद यहाँ पर इसका मकसद यह है कि देखो जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है, इन्होंने यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टू इंडिया बिल 2016 को पास किया, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बहुत सारा यूरेनियम पाया जाता है, ये यूरेनियम यहाँ पर इंडिया को दिया जाएगा, इंडिया को भेजा जाएगा, इंडिया को सप्लाई किया जाएगा। लेकिन जो सप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिविल यूज़ के लिए होगा, इसी को लेकर ये अग्रीमेंट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो यूरेनियम होता है इसके दो यूज़ हो सकते हैं, एक गलत यूज़ भी है, एक काफ़ी अच्छा यूज़ भी है। यूरेनियम से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, दूसरी तरफ यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब को भी बनाया जा सकता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर यूरेनियम देना ना देना इसको लेकर काफ़ी कंसर्न होता है, उसी को लेकर एक सिविल न्यूक्लियर या एग्रीमेंट होता है जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग को काफ़ी सारा यूरेनियम यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हुआ। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करें, ये तो अब ये तो मतलब ऊपर हमने ट्रेड के बारे में बात किया, उसके बाद कैसे कैसे मीटिंग होती है वो बात किया। अब बात करते हैं डिफेंस को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलते हैं। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी एक विजिट होती है ऑस्ट्रेलिया में 2014 के समय। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे अभ्यास आपको देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक अभ्यास होता है ऑसिंडेक्स, मतलब इनकी जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है, दोनों कंट्रीज़ की जो नेवी है वो अभ्यास करती हैं, एक एक्सरसाइज करती हैं जिसका नाम है ऑसिंडेक्स। ये 2015 से लगातार हो रहा है। उसके बाद दूसरा अभ्यास होता है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ठीक है, ये भी एक वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यहाँ पर होस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इन्फॉर्म किया है कि देखो एक्सरसाइज जो पिच ब्लैक है ये 2020 में नहीं कंडक्ट की गई है, ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक अभी 2022 में होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक और अभ्यास होता है ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, जो ऑस्ट्रा हिंद है ये दोनों कंट्रीज़ की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होता है, आर्मी एक्सरसाइज कहलाती है ये। क्लियर हुआ। तो ये तो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हमने रिलेशन देखे। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड है, इसको बनाया गया है 2006 के अंदर में। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर कोई रिसर्च कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ काफ़ी हद तक कोलेब्रेशन करती हैं। तो साइंस और टेक के मामले में भी दोनों कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा कोलेब्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद रिसोर्स एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बात आती है। तो 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर एक जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो यहाँ पर साइन करता है ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ? ये जो फ्रेमवर्क है ये साइन इसलिए किया जाता है ताकि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर पाए, IS से, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत ने यहाँ पर इसको फाउंड किया हुआ है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के बारे में चर्चा करता है, जिसके बाद यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एनर्जी और रिसोर्सेज हैं उसको लेकर रिलेशंस और ज़्यादा डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। प्लस यहाँ पर 4 वर्किंग ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर सपोर्ट करते हैं एनर्जी डायलॉग को। मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, एनर्जी को लेकर भी डिस्कशन होता है। ठीक है, उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड, उसके बाद पावर एनर्जी एफिशिएंसी, कोल एंड माइंस और ऑयल और गैस, इसको लेकर काफ़ी चर्चा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। आप कोई सी बुक उठाना उसके अंदर आपको यही रिलेशंस मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बातचीत की गई है कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है और जल्दी ये पूरा होकर तैयार मिलने वाला है। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये बोला है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो 44% तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब 44% तक कंप्लीट हो गई है नई वाली बिल्डिंग। इसमें काफ़ी कॉस्ट लग चुका है। आने वाले टाइम पर हम लोग इसको जल्दी ही पूरी तरह से यहाँ पर पूरा कर देंगे। 480 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा चुके हैं, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। कहाँ पर कितना कितना करोड़ रुपये लगाया गया ये आपसे एग्जाम में कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को वैसे तो पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जब आप न्यू दिल्ली जाओगे तो इंडिया गेट घूमने जाना। इंडिया गेट जब जाओगे तो इंडिया गेट से बिल्कुल सामने देखोगे। तो इंडिया गेट से जब आप सामने देखोगे तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया डेवलप किया गया है। यही हमारा सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है।
यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो गोल सी एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारी करंट टाइम वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर हमारे यहाँ पर संसद बैठते हैं, वो सब यहाँ पर गोल वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। लेकिन जो ये ट्रायंगुलर वाली है, ये नई बिल्डिंग बन रही है, जिसको लेकर आर्टिकल में चर्चा की गई है कि हमारी इतनी प्रतिशत तक ये बिल्डिंग पूरी हो चुकी है। कौन सी वाली? ट्रायंगुलर वाली। तो ट्रायंगल शेप में एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, ये यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। नए नए ऑफिसेस, नए नए रेसिडेंस आपको देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नई बिल्डिंग बन रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर किस में हो रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो 44% तक पूरी हो चुकी है। अक्टूबर तक कोशिश किया जाएगा कि इसको पूरी तरह से बना दिया जाए, और जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का, वो कोशिश की जाएगी कि नई वाली बिल्डिंग के अंदर हो पाए, ऐसा भी यहाँ पर मैंशन किया गया। उसके साथ साथ अब इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब अगर आप लोगों को लिखनी है तो यहाँ पर आपको लिखित में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर हम लोग बात करें करंट टाइम पर, जो राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, इंडिया गेट है, तो ये किस किस ने डेवलप किया है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, दिसंबर 1911 की बात है, किंग जॉर्ज 5 जो थे, इन्होंने एक अनाउंसमेंट करा, और अनाउंसमेंट किया है ये कि जो कैपिटल है, पहले यहाँ पर कलकत्ता हुआ करती थी भारत की कैपिटल, तो कलकत्ता से इस कैपिटल को शिफ्ट किया गया दिल्ली में। फिर उसके बाद यहाँ पर दिल्ली को एक नया शहर बनाया गया पूरी तरह से, और काफ़ी सारा जो काम है वो यहाँ पर अलग अलग आर्किटेक्ट्स को दिया गया। उसमें से एक पॉपुलर आर्किटेक्चर थे एडविन ल्यूटन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एडविन ल्यूटन के साथ साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति थे, हर्बर्ट बेकर। तो ये एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट थे, हर्बर्ट बेकर, साउथ अफ्रीका के। तो इन्होंने मिलकर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई। हर्बर्ट बेकर ने, देखो, यहाँ पर बहुत कुछ किया है। हर्बर्ट बेकर साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बताया। जो आज के टाइम पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, गोल वाली, इसको दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया था, ल्यूटन और बेकर ने। उसके साथ साथ जो आज के टाइम पर राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है, इसको भी यहाँ पर एडविन ल्यूटन ने ही डिज़ाइन किया था। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है नॉर्थ साउथ ब्लॉक वाले, इसको डिज़ाइन किया था हर्बर्ट बेकर ने। तो ये कुछ यहाँ पर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे। वर्ल्ड सेक्शन पर आपको यहाँ पर एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे बातचीत की गई है, देखो, श्रीलंका वापस से मुड़ रहा है चाइना की तरफ से पैसा उठाने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है ना, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है श्रीलंका के अंदर। इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, पैसा इनके पास है नहीं। इसकी वजह से भारत ने भी काफ़ी सारा पैसा भी प्रोवाइड करवाया है। रिसेंटली हमने अभी फिर से और पैसा दिया है, आपको पता होगा, आर्टिकल्स हमने कवर करे थे। अभी क्या हुआ है, श्रीलंका सोच रहा है चाइना से भी पैसा उठा लिया जाए, तो आगे और भी $2.5 बिलियन का असिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि चाइना से ये पैसा उठाया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे। दूसरी तरफ से यहाँ पर चाइना की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि भाई देखो, आज के टाइम पर जो भी डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो अपने आप खुद वर्किंग में चल रही है, ऐसे यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर का कहना है। मतलब जो पहले वाला आप देख पाओगे काफ़ी सारा पैसा, देखो पहले भी चाइना बहुत सारा पैसा यहाँ पर दे चुका है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर श्रीलंका को दे चुका है। श्रीलंका ने वो पैसा अभी तक चुकाया है नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद पैसा नहीं है। अब यहाँ पर लोन चुकाने के लिए भी श्रीलंका को लोन लेना पड़ रहा है, ये सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी क्या है, वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चल ही रहा है, तो उसके बीच में अभी और पैसा मांगा है। तो अभी देखते हैं चाइना क्या करता है। तो वैसे फिलहाल तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट आप देख पाओगे हो जाएगा, और चाइना जो श्रीलंका है वो यहाँ पर एक तरीके से उसको ये पैसा मिलेगा। यहाँ पर चाइना से फर्दर यहाँ पर $2.5 बिलियन का असिस्टेंस मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। एक नया क्रेडिट ले रहे हैं चाइना की साइड से, क्लियर हुआ। लेकिन इसमें खतरा सबसे ज़्यादा किसको है? सबसे ज़्यादा खतरा श्रीलंका का तो है ही, साथ ही साथ इंडिया को भी एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलता है। वो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो मुद्दा ये है ना कि आप लोग नीचे की साइड देखो। अभी हुआ क्या है कि पहले भी ऐसा ही हुआ है कि चाइना ने बहुत सारा पैसा डाला श्रीलंका के अंदर, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद श्रीलंका जब पैसा चुका नहीं पाया तो श्रीलंका ने क्या किया, अपनी ज़मीन उठा के चाइना को रेंट पर दे दी। यहाँ पर बात की गई है हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में। जो हम्बनटोटा पोर्ट है यहाँ पर ये चाइना को दे दिया गया 99 साल के लिए, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ आज के टाइम पर जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, उसको पूरी पोर्ट सिटी को चाइना डेवलप कर रहा है। तो चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो चुका है श्रीलंका के अंदर, ये आप लोग देख पाओगे। अब ऑब्वियस ही बात है, चाइना इंडिया के नीचे ही दोबारा बैठ जाएगा। देखो, ऊपर से तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी पैदा करता ही है, नीचे भी यहाँ पर पूरे श्रीलंका के अंदर बैठ जाएगा, तो इससे अगेन एक और कंसर्न बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग ही फोकस कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर चाइना को सपोर्ट करें, चाइना को पैसा प्रोवाइड करवाएं। और आपको पता होगा इसी को लेकर हमने चाइना को कैसे हेल्प करी है। अगर बात करें जनवरी 2022 की शुरुआत में इंडिया ने यहाँ पर अपने असिस्टेंस को एक्सटेंड किया, ठीक है। लगभग $2.4 बिलियन तक हम लोग और चीज़ें प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें $400 मिलियन का हम लोगों ने RBI करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दिया,
जहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट होता है। उसके साथ साथ $500 मिलियन का लोन डेफरमेंट दिया गया, और भी बहुत सारे यहाँ पर पैसा दिया गया ताकि यहाँ पर ये कंट्री फूड, फ्यूल, मेडिसिन को परचेज कर सके। उसके बाद $1 बिलियन का एक क्रेडिट लाइन और दिया गया। अभी रिसेंटली कुछ और पैसा और दिया गया है। तो ये सारा सपोर्ट आज के टाइम पर हम लोग श्रीलंका को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना भी यहाँ पर एक तरीके से कंसीडर कर रहा है श्रीलंका की रिक्वेस्ट को। श्रीलंका ने यहाँ पर रिसेंटली एक रिक्वेस्ट करी है कि मुझे $2.5 बिलियन का और असिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर ये भी पूरी तरह से होता हुआ नजर आएगा, ये एग्रीमेंट भी होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। तो भारत भी काफ़ी सारा पैसा लगा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न यह है कि देखो, हमें भी तो देखना है कि इंडिया की टेरिटरी को एक तरीके से कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, चाइना पहले से ही पैर पसार चुका है और चाइना ने पहले से इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, चारों तरफ से घेर रखा है, मतलब ये चाइना की स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? तो आप देख पाओगे यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, फिर उसके बाद पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर, इसको डेवलप किया। देन उसके बाद यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है। देन मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चाइना बैठा हुआ है। फिर श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पर खरीद रखा है पूरी तरह से, इसके ऊपर बैठा हुआ है। देन उसके बाद बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट है, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार से एक मोतियों की माला बुंदी है भारत के इर्द गिर्द, इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्यों बता रहा हूँ, इतनी बार तो बता चुके हो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने देखो 2013 में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था। मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आप लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से क्या समझते हो, ये आपसे पूछा गया। ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये यहाँ पर पूछा गया, और इंडिया यहाँ पर क्या क्या कर रहा है इसको काउंटर करने के लिए। तो इंडिया का भी यहाँ पर इसका एक ताबड़तोड़ जवाब है। अगर चाइना सोचता यह है कि हमने भारत को ऐसे घेर लिया है, तो इंडिया उससे कई गुना आगे है। इंडिया ने यहाँ पर पूरी तरह से चाइना को घेर लिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, जहाँ पर चाइना बोलता है कि हाँ, चाइना ने इंडिया को घेर लिया। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे भारत का यहाँ पर ये पोर्ट है ईरान के अंदर, चाबार पोर्ट के बाद मंगोलिया के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बीच में चाइना है। उसके बाद जापान में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वियतनाम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इधर सिंगापुर के अंदर चांगी पोर्ट आप देख पाओगे, इधर इंडोनेशिया के अंदर सबांग एरिया देख पाओगे, फिर इधर छोटे छोटे आइलैंड्स है, ये तो पूरे भारत के ही हैं। उसका सीचिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ओमान का दक्कन पोर्ट का एक्सेस भारत को मिल चुका है। तो चाइना को तो हमने ऐसे घेर रखा है, चाइना सोचता है कि हमने ऐसे घेर रखा है, लेकिन चाइना को भी हमने ऐसे घेर रखा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर चाइना ने ये काम कर रखा है ऐसे वाला, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भारत ने चाइना को घेरा है, तो इसको नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना इसके बारे में। इसी वजह से यहाँ पे मैंने मेंस का क्वेश्चन भी लगा दिया है। तो आपको मैं काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दिखाता हुआ चल रहा हूँ कि हम लोगों का जो डिस्कशन है वो बिल्कुल सही जगह पर जा रहा है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ दिखा रहा हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे बात की गई है, देखो इंडिया और यूएस ऑफिशियल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने डिस्कस करा है 2+2 मीटिंग को लेकर। देखो हुआ क्या है, जो यूएस की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर हैं, विक्टोरिया नुलैंड इनका नाम है, ये यहाँ पर बातचीत करती हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ, इनके साथ। ठीक है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला साहब जो हैं, इनके साथ में मंडे में डिस्कशन होता है। तो इनके मंडे में बैठकर बातचीत होती है, मतलब कल के दिन बातचीत होती है, और फोकस किया जाता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग की। तो 2+2 मीटिंग भी यहाँ पर जल्दी होने वाली है, अगले महीने यहाँ पर 2+2 मीटिंग करने के बारे में चर्चा की जा रही है। 2+2 मीटिंग क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि देखो यहाँ पे यूएस की साइड से और इंडिया की साइड से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और यूएस की साइड से फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो इनके बीच में यहाँ पर ये मीटिंग होती है, इसी को हम लोग 2+2 मीटिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? उसके साथ साथ यहाँ पर देखो बातचीत की जा रही है कि हम लोग यूक्रेन के इशू के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। यूक्रेन का इशू क्या है आपको पता ही है कि हाँ, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, वो उसको लेकर चर्चा की जा रही है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि अभी क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी एक समिट किया है। जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर थे किशिदा साहब, ये अभी भारत आए। ठीक है, इनके साथ डिस्कशन हुआ सैटरडे में। उसके बाद अभी आने वाले टाइम पर और भी अलग अलग देशों के साथ मीटिंग होने वाली है। अगले सप्ताह पॉसिबिलिटी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के साथ यहाँ पर मीटिंग करें सैटरडे में।
ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ मीटिंग होने बाकी है, तो आने वाले टाइम पर किस किस के साथ मीटिंग करने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो अगेन वो आने वाले टाइम पर ही हम लोग उसको कवर करेंगे। अदरवाइज़ पहले से प्रोडिक्शन करना बिल्कुल बेकार है, तो पहले से प्रोडिक्शन करके इन आर्टिकल, जो पहले से प्रोडिक्शन करने वाले आर्टिकल होते हैं, इनके ऊपर जोर मत दिया करो। जब मीटिंग हो जाएगी, जो डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए। क्लियर हुआ? अब फिलहाल यहाँ पर इंडिया यूएस को लेकर चर्चा की गई है। तो जैसे मैंने आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशंस, इनके रिलेशंस के बारे में बताया, वैसे ही मैं आप लोगों को इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में कवर करवाने वाला हूं। बस खाली आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, और जो भी बुक आप लोग रेफर कर रहे हो, जो भी बुक उठा रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, उसमें भी यहाँ पर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेंगे जो कि मैं आप लोग को इंडिया यूएस के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इंडिया यूएस के जो बायलैटरल रिलेशन है, ये डेवलप होते हैं एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। दोनों कंट्रीज़ काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर साथ में खड़े रहते हैं। दोनों कंट्रीज़ का जो बायलैटरल रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आज के टाइम पर। 2015 में दोनों कंट्रीज़ मिलकर एक दिल्ली डिक्लेरेशन को इशू करती हैं। यहाँ पर होता क्या है, दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर अडॉप्ट करती हैं जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन को, कि हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर साथ में एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन के ऊपर काम करने वाले हैं। ये यहाँ पर डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, तो ये तो हमने पहले बात किया कि पार्टनरशिप को लेकर काफ़ी कुछ हो चुका है ऑलरेडी भारत और यूएस के बीच में। अब बात करें एनर्जी और क्लाइमेट को लेकर भी इंडिया यूएस के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे। देखो, यहाँ पर एक पेस इनिशिएटिव है। पेस मतलब पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो इसको देखते हुए साथ साथ जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है और हमारे इंडिया का जो भी यहाँ पर जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च है, ये सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें। ठीक है, मतलब एक ऐसी एनर्जी को प्रमोट करें जो कि साफ़ सुथरी हो, जिससे पोल्यूशन वगैरह ना हो। तो मतलब यहाँ पर बातचीत ये की जा रही है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंडिया यूएस जो क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 का पार्टनरशिप, इसको भी लॉन्च किया गया था 2021 के समिट में। ठीक है, कि भारत यूएस दोनों मिलकर 2030 तक जो पोल्यूशन है और वो यहाँ पर कम करने वाले हैं और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये तो हमने बात की अभी किसके बारे में, क्लीन एनर्जी और एनवायरनमेंट को लेकर। अब देखो, दोनों कंट्रीज़ में डिफेंस कॉपरेशन क्या क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इंपॉर्टेंट पिलर है, दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को लेकर भी देखने को मिलते हैं। तो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस जो डेवलप होते हैं 2005 से लगातार बढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते रहते हैं, आगे अपडेट होते रहते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ वही बात। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया यूएस ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट को भी साइन कर रखा है पिछले कुछ सालों के अंदर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वाड ग्रुप की, इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वाड ग्रुप के अंदर आपको इंडिया यूएस भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो क्वाड ग्रुप है इसको बनाया गया है ताकि हम लोग चाइना को काउंटर कर सकें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और अभी क्वाड ग्रुप के बीच में एक अभ्यास भी होता है जिसको हम लोग मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। 13 साल बाद यहाँ पर नवंबर 2020 में चारों कंट्रीज़ मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं इस मालाबार अभ्यास के अंदर। प्लस अमेरिका के काफ़ी सारे बेसिस आपको देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में जिबूटी में यहाँ पर अमेरिका का बेस है एक, उसके बाद पैसिफिक में गुआम में यहाँ पर अमेरिका के बेस है। तो सारे बेसिस का जो एक्सेस है ये भारत को मिल चुका है, भारत यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता है। प्लस इंडिया यूएस के बीच में आपको 4 डिफेंस एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। वो 4 डिफेंस एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इंडिया यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है बेका का, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। दूसरा एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में GSOMIA का, यह है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तीसरा हुआ लेमुआ का, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। चौथा हुआ है कोमकासा का, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये सारे चारों डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो कि भारत और यूएस ने साइन कर रखे हैं, जो कि भारत को काफ़ी मददगार यहाँ पर साबित होते हैं ये सारों एग्रीमेंट्स। तो आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इन एग्रीमेंट्स के बारे में ऑब्वियसली बात आपको डिटेल से पढ़ना है। तो डिटेल से पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप सिंपली यूट्यूब पर जाना, व्हाट इज़ बेका टाइप करना, व्हाट इज़ बेका दीपक यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे चारों एग्रीमेंट्स मैंने डिटेल से आपको बता रखे हैं कि क्या क्या फ़ायदा होगा चारों एग्रीमेंट के अंदर। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में इन एग्रीमेंट के साथ साथ दोनों कंट्रीज़ मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करने में यहाँ पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। तो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेटिव इनिशिएटिव साइन किया गया था 2010 में, ताकि कंट्रीज़ कोलैबोरेट करेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट में काम करेंगी। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे अभ्यास होते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग बात करें टाइगर ट्रियम्फ नाम का एक अभ्यास देखने को मिलता है, ये कंडक्ट हुआ था नवंबर 2019 में। दोनों कंट्रीज़ के बीच में दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, दोनों कंट्रीज़ की स्पेशल फोर्सेस के बीच में वज्र प्रहार होता है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर रिम्पैक और रेड फ्लैग नाम की भी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें व्यापार को लेकर तो यूएस भारत का एक सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन देखने को मिलता है इंडिया के गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। देखो, भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करता है और भारत बहुत कुछ इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रीवियस यूएस की सरकार हुआ करती थी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार हुआ करती थी, उन्होंने भारत का जो ये जीएसपी स्टेटस है वो हटा दिया था। जीएसपी स्टेटस मतलब भारत जब कोई सामान भेजता है यूएस में तो यूएस यहाँ पर इस स्टेटस के अंदर में हमें छूट दिया करता था। अब ये जीएसपी स्टेटस को हटा दिया गया तो इसकी वजह से हमें छूट नहीं मिल रही थी, तो इससे व्यापार में काफ़ी हद तक कंसर्न बढ़ रहे थे, हमारा सामान महंगा बिक रहा था, हमें नुकसान हो रहा था। इसके रिटेलिएशन में भारत ने भी यहाँ पर यूएस के 28 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था भारत के अंदर। तो अब करंट गवर्नमेंट यहाँ पर जो बाइडन क्या कर चुके हैं, जो बाइडन यहाँ पर ये जो जीएसपी स्टेटस है इसको वापस से लेकर आ चुके हैं। जितना भी बैन वगैरह लगाया गया था वो सब हटा चुके हैं, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। तो अगेन यहाँ पर जो क्या होगा, जो हमारा सामान जाएगा वो सस्ता ही बिकेगा। उसके बाद साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है प्लस यहाँ पर नासा है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा यूएस की स्पेस एजेंसीज हैं। दोनों को मिलकर यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो दोनों मिलकर काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। दोनों का कोलेब्रेशन आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा। दोनों मिलकर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी दोनों के रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा आपको यूएस में देखने को मिलता है, भारत के बहुत सारे लोग आपको यूएस के अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इनफैक्ट जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ठीक है, उनका भी एक बहुत तगड़ा कनेक्शन मिलता है इंडिया के साथ में। तो ये इंडियन डायस्पोरा आपको यूएस में देखने को मिलेगा। अब इतना कुछ हमने क्यों डिस्कस किया, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यूपीएससी मेंस में 2020 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया यूएस के डिफेंस डील्स के बारे में बताओ। तो वो जो चारों एग्रीमेंट है वो आपको लिख के आने थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर इंडिया यूएस के डिफेंस डील के साथ साथ इंडिया रशिया की डिफेंस डील के बारे में पूछा गया है। तो इंडिया रशिया की डिफेंस डील को लेकर आज एडिटोरियल है, वहाँ पे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ तैयार होते हुए चलते हुए आ रहे हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है और मज़ा आ रहा है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। मैं बताना भूल गया, आपसे कहना भूल गया हूँ। तो हमने टारगेट रखा है आज पूरा का पूरा 5K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोगों को इस वीडियो पर 5000 से ज़्यादा लाइक्स पहुँचाने ही पहुँचाने हैं। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। यहाँ पे एक आर्टिकल है ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर, तो इसको लेकर भी एक एडिटोरियल आया है, वहीं पर हम लोग कंबाइन करके इसको डिस्कस कर लेंगे, सो डोंट वरी। तो अब आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। आज हमारे पास 4 से 5 एडिटोरियल निकल कर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। पहले तो यूक्रेन के बारे में चर्चा की गई है, इनको स्किप कर दो, ये दोनों आर्टिकल हमारे लिए बेकार है, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, ये ज़बरदस्त है। इस आर्टिकल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की गई है। इस आर्टिकल को लिखा गया है बैरल ऑफ फेरल के थ्रू, जिनका पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर। ये कौन है, तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर है टू इंडिया। तो इनका डिस्कशन क्या है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा की गई है। यूपीएससी ने इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। बताऊंगा कि यहाँ पर देखो जो सरकारी स्कीम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो बेरोजगारी को लेकर काम कर रही हैं वो बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर स्कीम्स के थ्रू ज़्यादा कोई बेहतर काम किया नहीं गया, तो ये यहाँ पर ऑथर ने डिस्कस किया, इसको हम लोग एक बार देखने वाले हैं। फिर उसके बाद ये आज का डेटा पॉइंट काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसको लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया और रशिया के कहाँ पर डिफेंस रिलेशन स्टैंड करते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डिफेंस रिलेशंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर चर्चा करता है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी एक ओवरव्यू यहाँ पर आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर ही एक और आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ये बात करता है ईडब्ल्यूएस को लेकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर, जो 10% का रिजर्वेशन देने के बारे में चर्चा की जाती है। ऑथर का यहाँ पर कहना यह है कि रिजर्वेशन के अलावा हम लोग कुछ और कर सकते हैं, तो दूसरे सोल्यूशन क्या है वो यहाँ पर ऑथर के थ्रू बताए गए हैं, वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इसी वाले आर्टिकल से। तो यहाँ पर ये आर्टिकल किसके थ्रू लिखा गया है, ये हम लोगों ने कवर किया। अभी अगर हम लोग देखें, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है भारत के साथ 75वें ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को, और इसी के साथ दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत हैं, ऐसा यहाँ पर ये ऑथर खुद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताएंगे कि हाँ ऑस्ट्रेलिया कितना ज़्यादा एंगेज कर चुका है आज के टाइम पर इंडिया के साथ में। फिर साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बोला
कि देखो हम लोग ये सब कर रहे हैं आज के टाइम पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों एक लंबा रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। दोनों ने मिलकर काफ़ी सारी जगह पर साथ में काम किया है। इन दोनों कंट्रीज़ की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो काफ़ी गहरा रहा है। दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एंशेंट और मॉडर्न कंट्रीज़ एंड कल्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों यहाँ पर फुल ऑफ एनर्जी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर भारत का जो भी कल्चर है उसको बहुत अच्छे से रिकग्नाइज़ किया है। हम लोग यहाँ पर जानते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, हम लोग मतलब जब बोलूँगा तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा की जा रही है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया जानता है कि यहाँ कितना तगड़ा कनेक्शन आपको देखने को मिलता है और हिस्ट्री को लेकर कितना मतलब कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया का कनेक्शन हिस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की तरह यहाँ पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी भी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पर दसियों हज़ारों सालों पहले यहाँ पर उसका इतिहास आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने यहाँ पर उसको आज के टाइम तक एक प्रोटेक्शन दे रखी है। ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे कि लगातार भारत के साथ फ्रेंडशिप को लेकर काफ़ी तरह से फोकस कर रही है। तो ऑथर का कहना यह है, हम लोग अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी सिमिलैरिटी हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर ये बोलते हैं, इनफैक्ट जो हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी काफ़ी सिमिलर हैं। इंडिया यहाँ पर बोलता है मैत्री और ऑस्ट्रेलिया बोलता है मेटशिप, तो वर्ड भी काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलते हैं, ऐसा ऑथर ने बोला, ठीक है। उसके साथ साथ ऑथर और क्या बोलते हैं, दोनों इक्वालिटी अंडरस्टैंडिंग को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर फ्रेंड्स है जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को ज़रूरत भी है इन दोनों फ्रेंड्स की। उसके साथ साथ और क्या बोलते हैं, देखो आज के टाइम पर ये एक जो इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, खासकर दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इधर से यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन हो गए, इन दोनों का नाम भी मेंशन किया गया है, ये आप देख पाओगे, ठीक है। तो एडिटोरियल में लाइन टू लाइन कवर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मार्च 21 के अंदर बात करें, जो दो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके बीच में एक वर्चुअल समिट भी होता है, ठीक है। अब वर्चुअल समिट होता है मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिस्कशन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना। थोड़ी देर पहले हमने कवर किया वर्चुअल समिट के बारे में, जो कि पेज नंबर 1 पे हमने देखा था। तो डिस्कशन होता है, यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ मिलकर फोकस करती है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ का जो कोऑपरेशन है प्लस लगातार आप देख पाओगे रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आए। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बातचीत होती रहती है। वो तरीके अभी मैंने आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप वाले आर्टिकल के अंदर समझाया था, ठीक है। हर साल आप देख पाओगे यहाँ पर डिस्कशन होता है। उसके साथ साथ बताया गया कि आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है 2020 के अंदर से ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए चले गए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम अफेयर, डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक्स के ऊपर और बिजनेस को लेकर काम कर रही हैं। प्लस क्वाड के अंदर आप दोनों क्वाड के अंदर देख पाओगे दोनों कंट्रीज का काफ़ी तगड़ा कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्चुअल समिट तो हो ही रहा है, वर्चुअल समिट भी यहाँ पर काफ़ी हद तक इनके रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। वर्चुअल समिट में यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर चर्चा भी कर ली जाती है। ये जो इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक प्रॉमिस की, और प्लस यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के पोटेंशियल को देखा जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ काफ़ी सारे चैलेंजेस को भी ऑब्वियस सी बात है एड्रेस कर ही हैं और यहाँ पर करती रहेंगी। उसके साथ साथ यहाँ बताया गया कि देखो हम लोग देखते हैं कि जब हमारी ये जो फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप हमारी देखो कि कैसे बोल दी, मतलब वी नो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन यहाँ पर जो है वो मतलब करके दिखाना ज़्यादा मैटर करता है बोलने से, या आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी काम किया है। पीपल टू पीपल टाइज आप देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर फोकस के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रही हैं पूरी तरह से, ये तो बात हुई। अब उसके साथ साथ यहाँ पर ऑथर ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च को लेकर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रहे हैं एक न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप की तरफ, जहाँ पर हम फोकस करेंगे एक रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग यूज़ कर पाएँ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ कर पाएँ और जो पोल्यूशन उसको ना करें। प्लस दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जो सोलर कॉस्ट है उसको कम से कम लेकर आया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकें, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकें, पोल्यूशन को कम कर सकें। इसको लेकर दोनों कंट्रीज़ काम कर रही हैं। प्लस दोनों कंट्रीज़ और भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस को बूस्टअप करने वाली हैं, इनोवेशंस को लेकर, साइंस को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और भी बहुत सारे यहाँ पर कोलैबोरेशंस होने वाले हैं। प्लस उसके बाद लगातार आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट आप देख पाओगे भारत में बढ़ा हुआ है, और भारत भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में इन साइंस एंड टेक के साथ साथ जो स्पेस सेक्टर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी, भारत की स्पेस एजेंसी, वो भी काफ़ी हद तक आपस में मिलकर आ चुकी हैं।
प्लस उसके बाद दोनों ने मिलकर अभी क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश किया है, ताकि यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर आपस में यहाँ पर रिलेशंस को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। प्लस जो यहाँ पर सरकारें हैं दोनों कंट्रीज़ की, उसके बारे में बात करें तो दोनों कंट्रीज़ की सरकारें आज के टाइम पर पूरी तरह से फोकस कर रही हैं इकॉनमीज़ के ऊपर, उसको और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। प्लस इन्होंने यहाँ पर निगोशिएशन किया है डील को लेकर, और प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम पर ओपन होने वाली है अगर इस प्रकार से रिलेशन चलते रहेंगे तो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस दिया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर इन्वेस्टिंग इन इंडियाज टैलेंटेड यंग पीपल, ऐसा इनका कहना है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया लगातार भारत के स्टूडेंट्स के अंदर आपको देख पाओगे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो सरकार है यहाँ पर एक नई स्कॉलरशिप यहाँ पर जारी कर चुकी है भारत के स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियंस हैं यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की काफ़ी हद तक वैल्यू कर रहे हैं आज के टाइम पर। अगर हम लोग बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है आज के टाइम पर, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, इन्होंने अनाउंस किया है कि एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, उनकी फ्रेंडशिप को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं एक पीसफुल स्टेबल रीजन को बनाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर कमिट किया है कि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन को भी फ्री और ओपन बनाएंगे, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। प्लस पिछले ही महीने की बात है, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अनाउंस किया है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो एंगेजमेंट है वो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस रिलेशनशिप के अगर हम लोग बारे में बात करें तो दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, प्लस ऑपरेशनल कोऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ को मदद मिल रही है कि ये ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे सकें। और इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक फैमिली है, तोंगा और करिबती अलग अलग रीजन देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भारत ने हेल्प प्रोवाइड करवाई थी। तो ये सब हो पा रहा है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस रिलेशंस है वो भी मजबूत हैं। फाइनली यहाँ पर बोला गया, देखो आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने दुख भी दिखाए थे। जब हमारे जो स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी थे, जब यहाँ पर ये शहीद हुए तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी हद तक दुख हुआ। ये पिछले साल की बात है। यहाँ पर बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पूरी तरह से दुख को प्रकट किया है। तो आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ आपस में काफ़ी हद तक क्लोजर हैं। ठीक है, इनके कमिटमेंट्स, कोलैबोरेशन सब कुछ सेम देखने को मिलेंगे। तो फ्यूचर के अंदर ये दोनों कंट्रीज़ काफ़ी हद तक काम करने वाली हैं, ये यहाँ पर इन पर्टिकुलर व्यक्ति ने बताया है। आई होप आप लोग को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। लाइन टू लाइन मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। देखो यहाँ पर जो ये अगला एडिटोरियल है, पहले हम लोग इसको कवर करते हैं। देखो यहाँ पे बातचीत की गई है श्रीलंका को लेकर, और हम लोग काफ़ी बार इसको लेकर डिस्कशन कर चुके हैं कि हाँ क्या श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आर्टिकल कवर किया था, उसी को लेकर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक एडिटोरियल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको श्रीलंका वाले आर्टिकल पर आऊँगा, पहले इस वाले एडिटोरियल को कवर करते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है KR श्याम सुंदर जी के थ्रू। ठीक है, अब ये कौन है तो आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर एक प्रोफेसर आपको ये देखने को मिलते हैं, और इन्होंने यहाँ पर लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफ़ी कुछ। इन्होंने बोला है कि देखो आज के टाइम पर कोविड-19 के टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचा, फिर उसके बाद डाउन हुआ, फिर उसके बाद अभी फिर से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बेरोज़गारी है वो काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है। बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल डेटा नहीं है सॉरी, बहुत सारी नंबरिंग वाला डेटा है। इतना परसेंट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सब परसेंट ही परसेंट भरा पड़ा है। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगेन आपको नहीं जाना है इसके अंदर डिटेल में। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ पे बताया कि सरकारी स्कीम बहुत सारी हैं, जैसे MG नरेगा स्कीम है वो फेल मार गया। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इसने यहाँ पर बेरोजगारी को ख़त्म नहीं किया सही से। उसके बाद ABVKY यहाँ पर स्कीम देखने को मिलेगी, इसके अंदर भी चीज़ें सही से हो नहीं पाई हैं। तो स्कीम्स के अंदर आप देख पाओगे फिर से अगेन डेटा दिया गया है। तो नहीं, इसको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, आप नहीं जा सकते इसके अंदर, क्योंकि आपको डेफिनेटली हेल्प नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बातचीत की ही गई है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर पढ़ लेना है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर कर लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली क्वेश्चन बनते भी हैं। आपको NCERT के अंदर मिल जाएगा, जो मैं आप लोग को अभी कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो NCERT में क्या मिलेगा जो आप लोग देख रहे हो अभी स्क्रीन पर। देखो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन होती है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, इसको हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब एक व्यक्ति यहाँ पर जो कि एक्टिवली देखता है काम करने के लिए, यहाँ पर काम ढूंढता है, मतलब ढूंढता है लेकिन उसको काम मिलता नहीं है, तो वो यहाँ पर बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, ये हमारी इकॉनमी को बुरी तरह से अफेक्ट भी करती है। जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसने यहाँ पर डिफाइन किया है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, उन्होंने बोला है कि देखो जो काम कर रहा है व्यक्ति, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज है, उसको एम्प्लॉयड बोलेंगे। जो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज नहीं है, उसको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा, मतलब वो बेरोजगार है।
उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं कि मतलब कितना रेट चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पे बताते नहीं भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर देखो क्या होता है, जो भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है जिनकी कोई काम नहीं कर रहे हैं प्लस टोटल कितने लेबर फोर्स हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स प्लस अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100 कर देना है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो पहला प्रकार होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा तरीका है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एम्प्लॉय कर लिए जाते हैं एक ही काम में, हालांकि ज़रूरत नहीं है। मान लो एक फील्ड है जहाँ पर एक लैंड एरिया है, ये यहाँ पर इसमें खेती करनी है, इसमें 5 जने मिलकर पूरे खेत को अच्छे से यहाँ पर हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लगा कितने रखे हैं, 8 जने लगा रखे हैं। तो ये जो 3 जने हैं ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया ऐड नहीं हो पा रहा, नया प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है कि ये काम तो 5 जने मिलकर भी कर सकते थे, तो कुछ नया आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर लैंड बड़ा होता तो बात अलग थी, बट अभी यहाँ पर इसके अंदर 5 की रिक्वायरमेंट है लेकिन 8 काम कर रहे हैं, तो जो 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो कुछ आउटपुट नया निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। तो वो क्या है, वो डिस्गाइज मतलब छुपे हुए यहाँ पर उनको बेरोजगारी के अंदर रखा हुआ है, वो बेरोजगार हैं, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पर उनको भी जो सैलरी मिल रही है वो भी यहाँ पर आप देख पाओगे क्या हो रहा है, इन 5 की थोड़ी कटा के उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसकी वजह से 8 को कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अगेन एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा, सीजन वाइज आता है ये एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक सीज़न में काम मिला दूसरे सीज़न में काम नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक कैटेगरी है, इसमें अगर हम लोग बात करें, देखो होता क्या है कि एक व्यक्ति के पास स्किल्स कुछ और हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब्स जो है मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है वो कुछ और है, ठीक है। उसके पास मार्केट के अंदर जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब के, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर उसके पास स्किल्स नहीं है, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। देन उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जॉब्स चली जाती हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आता है, लगातार टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो यहाँ पर लोगों की जॉब भी चली जाती है, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, तो यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो आप एक जगह पर काम कर रहे हो, अब वहाँ से जॉब छोड़ोगे दूसरी जगह पर काम करोगे, तो जॉब छोड़ने के बाद जब आप लोग दूसरी जॉब खोजोगे तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है ना, वो वहाँ पर आप बेरोज़गार रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट आता है। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट है। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही चल रहा है, जब तक चल रहा है, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, ख़त्म काम, मतलब बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के ऐसे ही बस काम कर रहे हैं, तो ये आपको वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। यही आपको इंडिया में बहुत सारा देखने को मिलता है। अब जो ये बेरोज़गारी है भारत के अंदर, ये इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकता है। एक है सोशल फैक्टर। इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारा जो काम है वो कुछ कास्ट के लिए बिल्कुल रोक दिया जाता है, उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है, तो आप लोग देख पाओगे ये एक सोशल फैक्टर भी काम करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर लगातार पॉपुलेशन यानी जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इसकी वजह से भी यहाँ पर आप देख पाओगे बेरोज़गारी बढ़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सारे लोग काम तो कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर एरिया ही खुद अंडर डेवलप है इंडिया के अंदर, तो इसकी वजह से आप देख पाओगे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एक टाइम पर फसल उगाई दूसरे टाइम पर वो उगाई नहीं। उसके साथ साथ इमोबिलिटी ऑफ लेबर देखने को मिलता है। देखो ज़्यादातर जो लेबर्स हैं इंडिया के अंदर वो इधर से उधर नहीं जा पाते, अगर कहीं पर ज़्यादा काम है तो वहाँ पर जा सकते हैं अपनी जगह का, अपना घर को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है अगर वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ रही है। और उसका लास्ट फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं, एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करवाई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से भी आप देख पाओगे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर यहाँ पर स्किल्स नहीं आ पाती हैं लोगों के पास, तो इसी स्किल की कमी की वजह से ये जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। क्लियर हुआ। नाउ अब यूपीएससी 2013 में इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन के पूछा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए बोलता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ऑप्शन बी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, ऑप्शन सी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ऑप्शन डी प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको सी वाला देखने को मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया एक फील्ड है, इसके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं,
ठीक है, सॉरी, इसके अंदर 5 लोग की रिक्वायरमेंट थी इस पूरे फील्ड को हार्वेस्ट करने के लिए, लेकिन काम कितने कर रहे हैं? 8 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। और ये 3 लोग कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्टिविटी यहाँ पर लेकर आ नहीं रहे, कुछ नया आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बात करता है कि कितने लोग यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं उनसे आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है। तो एक्स्ट्रा लोग 3 लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा, क्योंकि यही 5 लोग भी उतना ही काम करके काम कर सकते थे। तो मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी प्रकार से आपको सारे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी मेंस के लिए आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बता दिया, आप लोग इसको एक बार लिख सकते हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है इंडिया के अंदर वो यहाँ पर क्या है, प्लस हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको लेकर अपने आप से एक आंसर लिखना चाहो तो डेफिनेटली लिख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है अ सॉल्यूशन इन रिसर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। देखो हुआ क्या, यहाँ पे बात की गई ईडब्ल्यूएस को लेकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाता हूँ, फिर उसके बाद आर्टिकल के ऊपर लेकर चलूँगा। तो अभी यहाँ पर आप देख पाओगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर कोटा, हमारे यहाँ पर आपको कोटा यानी रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो ईडब्ल्यूएस वाला कोटा है यहाँ पर ये 10% कोटा दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर 130वां या आप कह सकते हो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2019 के अंदर। उसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा को हम लोग लाते हैं आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड करके, और इसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को ऐड किया जाता है और फिर उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोटा लेकर आते हैं। जब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो भारत में ऑलरेडी आपको एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इनको अलग अलग यहाँ पर कोटा दिया गया है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा दिया जा रहा है। ठीक है, उनको ये दिया जाता है। तो 2019 में ईडब्ल्यूएस का कोटा लेकर आया गया था। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका इंपॉर्टेंस क्या था? इसका इंपॉर्टेंस ये था जो इनइक्वालिटी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर काफ़ी सारे जनरल वाले लोग, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी को तो मिल गया कोटा, अब जनरल वाले लोग बच गए। जनरल वाले में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्या करें? तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर आप कह सकते हो ये ईडब्ल्यूएस लेकर आया गया। तो ईडब्ल्यूएस क्या कर सकता है? इस इनइक्वालिटी को टैकल करता है, ये यहाँ पर बोला गया। प्लस काफ़ी सारे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको यहाँ पर एक रिकग्निशन, एक पहचान मिलती है, वो लोग भी आगे निकल कर आ पाएंगे इस जनरल कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ईडब्ल्यूएस कोटा क्यों लाया गया आपको समझ में आ गया। लेकिन ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं, मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर लेकर चलता हूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक ईडब्ल्यूएस कोटा को समझाने में काफ़ी सारा टाइम व्यस्त कर दिया है, जो कि मैंने आपको काफ़ी सिंपल से शब्दों में बता दिया। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर कुछ सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन ये है कि ईडब्ल्यूएस कोटा की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। रिजर्वेशन के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ दूसरे तरीके अपना सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो जो भी फ्रेमवर्क है यहाँ पर आप इंश्योर करो कि जो भी इंडिविजुअल्स है वो अपनी रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर यूज़ करे। देखो जो भी उसको रिजर्वेशन मिला है तो आप रिजर्वेशन बिल्कुल दे सकते हो। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि हम लोग को कुछ और तरीके देखने चाहिए। तरीके में पहला यहाँ पर ऑथर ने एक सोल्यूशन ये दिया कि आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दे दो, ठीक है, लोग खुश हैं, हाँ रिजर्वेशन दे दो, लेकिन रिजर्वेशन ऐसा दो कि वो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार यूज़ कर सके। एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन है, मान लो ये व्यक्ति है ए, इसको यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब ये कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त तो इसने रिजर्वेशन का यूज़ कर लिया, रिजर्वेशन का यूज़ कर लिया, इसको मिल गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब क्या हुआ आगे, अब ये ज़िंदगी में कहीं पर भी अपने इस रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो रिजर्वेशन का जो भी स्टेटस है वो हर एक व्यक्ति यूज़ तो कर सकता है, लेकिन लाइफ में एक बार। तो इससे यहाँ पर रिजर्वेशन मिला भी, एक बार यूज़ कर लेगा, काम खत्म। तो मतलब आगे इसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आगे जॉब के अंदर अगर वापस से रिजर्वेशन चाहिए होगा तो वो नहीं ले सकता। ये हमें कर देना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज के टाइम पर बार बार रिजर्वेशन मिलता रहता है, तो इसकी वजह से रिजर्वेशन वालों को बेनिफिट मिल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर का मेंशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऑथर ने यह भी बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स को यहाँ पर बता सकते हैं कि देखो आज के टाइम पर जो ये रिजर्व्ड कैटेगरी है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इसके मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया एक बार लाइफ में एक बार रिजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ये बोला, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली स्ट्रैटेजी तो ये हो गई, पहला सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर ऑथर के थ्रू बताया गया कि अगर हम लोग देखें तो जितने भी इंडियंस हैं,
ठीक है, इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उन सब की बेसिक स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, उन सबको यहाँ पर एजुकेशन देनी चाहिए, उन सबको लायक बनाना चाहिए, उन सबको यहाँ पर जॉब प्रोवाइडर बनाना चाहिए, ना कि जॉब सीकर। ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। तो उनकी बेसिक स्किल्स के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे, कास्ट, क्लास, रिलीजन की स्किल, इन सब चीज़ों को लेकर कोई भेदभाव ना होगा और इनको स्किल्स देंगे, बेसिक स्किल्स देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जॉब प्रोवाइडर ही बनेंगे आगे जाकर। तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये 2 सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एडिटोरियल्स है। उसके बाद ये वाला एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, श्रीलंका के अंदर क्या क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर पैसे की कमी पड़ चुकी है, भारत कैसे सपोर्ट कर रहा है, चाइना से दोबारा पैसे मांगने गया, तो वो सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ खास बचा नहीं है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, ये डिस्कस कर रहा था मैं आपके साथ कि देखो आज के टाइम पर भारत ने ना रशिया से बहुत सारा सामान परचेस कर रखा है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बता रखा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पहले तो इंडिया ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ बाद में हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे सोवियत यूनियन मतलब पॉपुलर होता रहा, तो सोवियत यूनियन के साथ हमने अपने रिलेशंस को डेवलप किया, हम वहाँ से काफ़ी सारा सामान खरीदने लगे, हमने यहाँ पर एक लार्जेस्ट इंपोर्टर बनकर आए, हम लोगों ने रशिया से काफ़ी सारा सामान को परचेज किया। इनफैक्ट आज के टाइम पर जो हमारी नेवी, आर्मी और जो हमारी एयरफोर्स देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं सामान को यूज़ कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हम यूज़ करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है। इंडिया आर्मी के पास बैटल टैंक्स हैं T-72 MI T-90s, तो ये सारे बैटल टैंक्स आज के टाइम पर रशियन ऑरिजिन है। प्लस बहुत सारे फाइटर प्लेन क्राफ्ट हैं, वो सब यहाँ पर रशियन ऑरिजिन है। तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज के टाइम पर इतना इम्पोर्ट है नहीं। इंडिया की जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम अपने देश के अंदर खुद क्या करेंगे, हम अपने देश में खुद यहाँ पर इन सारे वेपन्स को बनाएंगे। और इसी चक्कर में हमने जो इंपोर्ट्स है उसको ड्रॉप डाउन कर दिया है। आप लोग देख पाओगे इसको लेकर, ये चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो डिपेंडेंसी रेशियो हमारा लगातार कम हो रहा है। हम लोग खुद यहाँ पर अपने सामान को, अपने वेपन्स को बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करने वाले हैं। देखो इस आर्टिकल को मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में ही आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, कि हमारी आर्मी के पास क्या है, ठीक है, उसके बाद हमारी एयरफोर्स के पास क्या है, हमारी एक तरीके से नेवी के पास क्या क्या है। तो वो सारे जो हथियार हैं वो सब रशियन ऑरिजिन है, जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सब मतलब कुछ ये आप पढ़ भी सकते हो, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ ऐसी डिटेल वाली है नहीं, जो कि मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ, तो इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस भी यहाँ पर होता है समाप्त। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। 2008 में जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार्टिंग मैंने आप बोला था आपको, लास्ट में बताऊँगा इसका आंसर। तो यहाँ पर एक बैरल के अंदर यहाँ पर टोटल 159 लीटर्स होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।